अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर वाफियत हैं। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के बाकी बचे हुए तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 5th से लेके 10th तक सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। चलिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की जानिब। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने इस चैप्टर का अब पांचवा सवाल 5th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 21.5 मौजूद है। डिटर्मिन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको फिर से अब एक रिएक्शन से जुड़ी हुई एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के लिए भी हम लिखेंगे अपना गिवन डाटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है इस न्यूमेरिकल में आपको क्या चीज़ दी गई है? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो आपको इस न्यूमेरिकल में दी गई है वो इस न्यूमेरिकल में दिया गया रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? जल्दी से ज़रा रिएक्शन पर फोकस कर लेते हैं, रिएक्शन को अपने सामने लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर कार्बन 14 है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। ये डिके कर रहा है, किस तरह से डिके कर रहा है? ये डिके कर रहा है बीटा डिके और कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन 14 में। सो नाइट्रोजन 14 साथ जिसका एटॉमिक नंबर 7 है प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है 0-1 के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं तीन चीज़ें। एक तो कार्बन 14 यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन का स्टेबल आइसोटॉप और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक बीटा पार्टिकल। अब आपने इस रिएक्शन में एनर्जी जो एसोसिएट हो रही है वो कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिहाजा इस रिएक्शन में मैसेज से वाकिफ होने चाहिए। तो आपको तमाम मैसेज पता होने चाहिए। मैसेज ज़रा यहाँ पर लिख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन 14 का जो मैस है मैं आपके सामने लिखता हूँ। कार्बन 14 6, इट इज हैविंग द मास ऑफ 14.0077 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से आपको नाइट्रोजन के मास का भी इल्म होना चाहिए। नाइट्रोजन 14 एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक मास है डियर स्टूडेंट्स 14.0031 एटॉमिक मास यूनिट्स। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि बीटा पार्टिकल है, आप सब इसका मास बहुत अच्छे से जानते हैं, हम चैप्टर में भी इसका मास कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, एंड दैट इज़ 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो देखिए हमारे पास तमाम मैसेज आ चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें रिक्वायर्ड की तरफ मूव ऑन करना है। अब हम समझेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो चलिए जी, अब रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी एनर्जी इस रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड है। सो वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द एनर्जी डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा रिक्वायर्ड भी हो गया। अब हम मूव ऑन करने लगे अपने सोल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि एनर्जी का ताल्लुक है मास के साथ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइंस एनर्जी मास इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc²। अगर हमें पता चल जाए कि इस पूरे रिएक्शन में चेंज इन मास कितना आ रहा है, तो उस चेंज इन मास को हम एनर्जी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। हमारे पास एक और तरीका भी है मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का, वो मैं आगे चल के आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जी इस पूरे रिएक्शन में चेंज इन मास कितना आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन मास कितना है आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपली डेल्टा एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से वैल्यूज पुट कीजिए। जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स में हमारे पास कार्बन मौजूद है, तो कार्बन का मास लिखते हैं। कार्बन का मास मैं आपके सामने जो है इसलिए गिवन में पहले लिख चुका हूँ। ये बन जाएगा 14.007 एटॉमिक मास यूनिट्स माइनस प्रोडक्ट्स में हमारे पास नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन है, तो इनका कंबाइंड मास कितना हो जाएगा 14.0031 एस फॉर नाइट्रोजन प्लस 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट एस फॉर इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लीजिए आपके पास ये इक्वेशन आ गई डेल्टा एम की। अगर आप कैलकुलेटर पर इसे सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये 14.007
7 एटॉमिक मास यूनिट्स एज इट इज आ जाएगा, माइनस इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो इट विल बिकम 14.0036 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स डेल्टा एम की वैल्यू भी फौरन से लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर इन्हें सॉल्व करने से यानी कि 14.0077 में से 14.0036 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास डायरेक्टली जो आंसर आता है दैट इज 4.1 इंटू 10⁻³ एटॉमिक मास यूनिट्स है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चेंज इन मास आ चुका है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो चेंज इन मास हमारे पास आया है डियर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स से ज़्यादा है। इसका फर्दर मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो रिएक्टेंट्स के मुकाबले में लाइटर है, उनका टोटल मास रिएक्टेंट्स से कम है। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब यही तो हमें फाइंड आउट करना है कि आखिर कितनी एनर्जी बन रही है इस रिएक्शन के दौरान। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, नाउ यू हैव गॉट द चेंज इन मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इस चेंज इन मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, आपके पास फाइनली एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप इस एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक तरीका तो ये है, आप इस से किलोग्राम्स में जाएं, किलोग्राम्स में जाने के बाद आइंस्टाइन की ये मास एनर्जी इक्वेशन को यूज़ करें और फिर एनर्जी कैलकुलेट कर लें और फिर उसके बाद उसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, जो कि एक लंबा तरीका है। मेरे पास एक और कन्वर्जन का फैक्टर है जो मैंने आपको इस चैप्टर में बारहा दफ़ा बताया भी हुआ है और इस्तेमाल भी करवाया हुआ है। हमने एक फैक्टर बनाया हुआ है कि जिससे हम एक एटॉमिक मास यूनिट्स को डायरेक्टली अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स क्यों ना इसी फैक्टर को यूज किया जाए। ये 4.1 इंटू 10⁻³ कितने मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में कन्वर्ट होगा, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन के साथ। सो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद 4.1 इंटू 10⁻³ ऑन बोथ साइड्स। दोनों अतराफ पर इस इक्वेशन की 4.1 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये बन जाएगा 4.1 इंटू 10⁻³ इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट इंटू 4.1 इंटू 10⁻³ तो डियर स्टूडेंट्स फाइनली 4.1 इंटू 10⁻³ एटॉमिक मास यूनिट्स मेरे पास आ जाएगा 3.82 मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट के बराबर। डियर स्टूडेंट्स हमारी बुक में भी तकरीबन इसी के करीब करीब आंसर गिवन है। अगर आप अपनी कैलकुलेशंस को ज़्यादा प्रिसाइज कर लें, यानी कि जो मैसेज आपने इस्तेमाल किए हैं कार्बन, नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन के, वो ज़्यादा प्रिसाइज ले लें, यानी कि डेसिमल प्लेसेस में अगर आप 3-4 डेसिमल प्लेसेस के अलावा मज़ीद अप टू 4-5-6 डेसिमल प्लेसेस तक फिगर्स लें और इस प्रिसाइज कैलकुलेशन से फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपका वही आंसर आ सकता है जो कि तकरीबन आपकी बुक में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि अब ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे सामने इस चैप्टर का 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मौजूद है 21.6। इफ यूरेनियम 23392 यानी यूरेनियम का एक ऐसा आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास 233 है, डिकेज ट्वाइस बाय अल्फा एमिशन यानी कि 2 दफा अगर अल्फा एमिशन करे, व्हाट इज द रिजल्टिंग आइसोटॉप? अब डॉटर न्यूक्लियस कैसा प्रोड्यूस होगा? तो डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन में 2 इंफॉर्मेशंस दे दी गई हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये दे दी गई है कि हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियस है, जो पेरेंट न्यूक्लियस है दैट इज यूरेनियम 23392 और हो क्या रहा है डियर स्टूडेंट्स? ट्वाइस अल्फा एमिशन हो रही है, यानी एक दफा अल्फा एमिशन हुई तो कोई डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा, उसकी फिर अल्फा एमिशन होगी। सो मैं यहां पे गिवन में लिखूंगा ट्वाइस अल्फा एमिशन, ट्वाइस यानी 2 दफा अल्फा एमिशन हो रही है। और आपको रिकॉर्ड क्या है? फाइनल डॉटर न्यूक्लियस आपको बताना है आखिर में फाइनल
डॉटर न्यूक्लियस कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको वही इंफॉर्मेशन रिकॉल करनी है जो इंफॉर्मेशन आपने अल्फा डिके के दौरान पढ़ी थी। डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा यूरेनियम 23392 है। जब ये फर्स्ट अल्फा डिके करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा। इस बात को समझने के लिए हम कहते हैं कि जिसमें से पहला अल्फा निकला, हीलियम का न्यूक्लियस है और साथ यकीनन कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई होगी। तो जो पहला डॉटर न्यूक्लियस है वो कौन सा प्रोड्यूस हुआ होगा, हम उसकी जगह एक्स लिखते हैं। हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जब हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है यानी एटॉमिक मास 4 का निकलता है, तो एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाती है। 233 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 229 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर में से 2 की कमी हो जाती है तो 92 में से 2 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट डॉटर न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स अब हो रही है सेकंड अल्फा डिके, यानी दोबारा अल्फा डिके हो रहा है फॉर सेकंड अल्फा डिके। अब हम देखेंगे कि इस डॉटर न्यूक्लियस में जो ऊपर वाले रिएक्शन में पहले प्रोड्यूस हुआ दोबारा अल्फा निकले तो क्या होता है, यानी एक्स 229 और 90 ये फिर से अल्फा डिके करे, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस एमिट करे और साथ एनर्जी कुछ खारिज हो, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई क्रिएट होगा वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स। 229 में से निकला अल्फा का एटॉमिक मास 4, तो इसमें से मजीद 4 एटॉमिक मास को माइनस कर दें डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा वाई। वाई जिसका एटॉमिक मास बनेगा 225। 229 में से 4 माइनस करें तो 225 आता है, और एटॉमिक नंबर 90 है, इसमें से 2 निकलेंगे तो 88 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स सवाल ये है कि ये जो वाई प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो वाई आपके सामने इस दोबारा अल्फा डिके होने से प्रोड्यूस हुआ है जिसका एटॉमिक मास 225 और एटॉमिक नंबर 88 है, ये क्या है। डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस को डायग्नोज करने के लिए, पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक नंबर 88 सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट का, एंड दैट इज रेडियम। तो हमारे पास यूरेनियम के 2 दफा अल्फा डिके करने के बाद रेडियम प्रोड्यूस हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 21.7। डियर स्टूडेंट्स तो फिर फाइनली अब हमारे सामने है इस प्रकार सेवंथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 21.7। Calculate the energy in mega electron volt released during the following fusion reaction। ये जो फ्यूजन रिएक्शन आप हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने लिखा देख रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन का एक सेकंड आइसोटॉप हाइड्रोजन ड्यूट्रियम 2 1 ऐड हो रहा है, फ्यूज हो रहा है हाइड्रोजन के तीसरा आइसोटॉप ट्रीटियम के साथ, हाइड्रोजन 3 1 के साथ, और बन रहा है हीलियम का एक स्टेबल न्यूक्लियस। इस सारे फ्यूजन रिएक्शन के दौरान आखिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा की तरह हम सबसे पहले लिखेंगे इस रिएक्शन को अपने सामने। रिएक्शन हमें क्या दिया गया डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन 2 1 प्लस हाइड्रोजन 3 1, और मिलकर दे रहे हैं हीलियम का एक स्टेबल आइसोटॉप 4 2, और साथ एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। सो दिस इज द रिएक्शन। इस रिएक्शन के बाद ये स्टूडेंट्स जो आपको ड्यूट्रियम और ट्रीटियम के मासेस की वैल्यूज पता है वो लिख लीजिए। मास ऑफ हाइड्रोजन 2 1, ड्यूट्रियम का मास होता है 2.014102 एटॉमिक मास यूनिट्स। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो मास ऑफ ट्रीटियम होता है दैट इज 3.01605 एटॉमिक मास यूनिट्स, और जो हीलियम का जो स्टेबल आइसोटॉप है 4 2, उसका मास होता है 4.00263 एटॉमिक मास यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स
तो ये तमाम एटॉमिक मैसेज आपके पास आ चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको याद ही करने हैं, एग्ज़ाम में नहीं होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में दिए भी जाते हैं। हो सकता है कि आपको दिए भी गए हों। इसलिए बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप हर सूरत में इन मैसेज को याद ही करें। और फिर आप रिक्वायर्ड की तरफ आएंगे। रिक्वायर्ड में आप लिखेंगे कि आपको एनर्जी की वैल्यू दरकार है, तो एनर्जी को यहाँ पर लिख देंगे। डियर स्टूडेंट, सब चलिए सोल्यूशन की जानिब इस स्क्रीन की पार्टीशन करते हैं और यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं सोल्यूशन की, और यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं सोल्यूशन की। डियर स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करनी है जो एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी का ताल्लुक चूंकि मास के साथ है, तो हर बार की तरह आप यहां पर भी चेंज इन मास कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट के सिंपल फॉर्मूले से, सो डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जरा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करके देखें क्या आता है। रिएक्टेंट्स में हमारे पास सेकंड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन और थर्ड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे सेकंड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन का मास है 2.014102 प्लस थर्ड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन का मास है 3.01605। इन दोनों को ऐड किया और इसे माइनस कर देंगे हमारे प्रोडक्ट्स में आने वाले हीलियम और न्यूट्रॉन के मास से, तो माइनस का साइन डाला। अब जल्दी से हीलियम का मास लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 4.00263। हीलियम का मास आ गया और साथ ही इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन भी ऐड कर लेते हैं, जो आप जानते हैं 1.00865 के इक्वल हुआ करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये साइड अब मास ऑफ रिएक्टेंट्स की है, ये साइड अब मास ऑफ प्रोडक्ट्स की है। तो रिएक्टेंट्स में से अगर आप प्रोडक्ट को माइनस करें तो यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ 0.0188884 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास चेंज ऑफ मास आ चुका है। इसका मतलब यही था कि हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो हैवियर हैं, और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एज कंपेयर टू लाइटर हैं, यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की निस्बतन हल्के हैं। रिएक्टेंट्स के टोटल मास से कम मास है हमारे प्रोडक्ट्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर यही मास कन्वर्ट होगा एनर्जी में। तो अब आप एनर्जी के लिए फैक्टर जो मैं आपको बता चुका हूं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी आप बार बार देख चुके हैं उसके इक्विवेलेंट के। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको अब बता रहा हूं एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मास को एक फैक्टर। इस फैक्टर को आप पहले भी देख चुके हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में और चैप्टर में भी देख चुके हैं। So one atomic mass units is equal to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। सो हमारे पास मास है जी 0.01884, तो हम इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0.18884 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 0.18884 into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वोल्ट। अगर आप इसे सॉल्व करें तो 0.18884 एटॉमिक मास यूनिट्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये 931 से मल्टीप्लाई होके 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। यानी कि जब ये फ्यूजन प्रोसेस होगा, सेकंड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा थर्ड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और हीलियम का एक स्टेबल न्यूक्लियस और एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा, तो रिलीज होने वाली एनर्जी इस एक न्यूक्लियर फ्यूजन इवेंट के नतीजे में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। यानी कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन इवेंट में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कितना सिंपल था। ये हमारे सामने इस चैप्टर का 7th न्यूमेरिकल भी हो चुका है। अब हम मूव ऑन करने लगे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के थोड़े से लेंथी न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल है 21.8, तो चलिए चलते हैं। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हमारे चैप्टर का एक ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो थोड़ा सा लेंथी है आ चुका है 21.8, 8th न्यूमेरिकल। द शीट ऑफ लेड 5.0 मिलीमीटर थिक। स्टूडेंट्स, लेड की एक शीट जिसकी थिकनेस है 5.0 मिलीमीटर,
reduce the intensity of the beam of gamma radiations। ज़ाहिर है gamma radiations जब एक सॉलिड में दाखिल होंगी और लेड में जो कि एक हैवी न्यूक्लियस रखता है उसमें दाखिल होंगी तो इनकी इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। अब इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस हो रही है? बाय द फैक्टर ऑफ 0.4, यानी कि 0.4 के फैक्टर से इस गैमा रेडिएशन की इंटेंसिटी 5 मिलीमीटर थिक लेड में दाखिल होने पर रिड्यूस कर जाती है। फाइंड हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ लेड शीट which will reduce the intensity to the half of its initial value। तो डियर स्टूडेंट्स आपको करना क्या है? आपको बहुत सिंपल सी बात है, एक ऐसी वैल्यू ऑफ थिकनेस कैलकुलेट करनी है जिस थिकनेस के ऊपर ये इंटेंसिटी 0.4 की बजाय सिर्फ आधी रह जाए। स्टूडेंट्स ये बात थोड़ी सी टेक्निकल थी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इस बात को समझने के लिए दो केसेस हैं, इस केस को ज़रा पहले इमेजिन कर लें। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये लेड की एक शीट है, शीट का आप साइड व्यू देख रहे हैं। इस साइड व्यू पे गैमा रेज आकर फॉल करती हैं। ये 5 मिलीमीटर थिक शीट है। जब गैमा रेडिएशन इस 5 मिलीमीटर थिक शीट के अंदर दाखिल होती हैं तो यहाँ पहुँचते हुए यानी 5 मिलीमीटर का फासला तय करते हुए इनकी जो इंटेंसिटी है वो 0.4 रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दाखिल होने के टाइम अगर इंटेंसिटी आई नॉट थी तो यहां तक पहुंचते हुए इंटेंसिटी रह जाती है 0.4 आई नॉट। अब आपको एक ऐसी थिकनेस चाहिए कि जिसमें 0.4 नहीं 0.5 हाफ ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी रह जाए। यानी कि अगर गैमा रेज इस शीट में दाखिल हो रही है आई नॉट इंटेंसिटी के साथ ये स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचते हुए जो फासला वो तय करे उस फासले के बाद उसकी, तो यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी डियर स्टूडेंट्स 0.5 आई नॉट रह जाए। तो ये वो फासला आपको कैलकुलेट करना है, वो थिकनेस ऑफ द लेड शीट आपको कैलकुलेट करनी है, जिसके बाद जो इंटेंसिटी ऑफ द गैमा रेडिएशन है वो हाफ रह जाए। तो ये है असल इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मौजूद सवाल का मकसद। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लिखेंगे हमेशा की तरह गिवन। गिवन में हम लिखेंगे x1 यानी वो पहली थिकनेस जहाँ पर इंटेंसिटी 0.4 रह गई है। सो x1 इज द फर्स्ट थिकनेस विच इज 5.0 मिलीमीटर्स। इसे अगर आप कन्वर्ट कर लें तो ये 5 × 10⁻³ मीटर्स आ जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स इसके बाद वो फैक्टर कि जिस फैक्टर से जो इंटेंसिटी रिड्यूस कर रही है यानी आई, नए आई की वैल्यू x1 के लिए I1 लिख देता हूं, दैट इज 0.4 आई नॉट। और फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपको ये भी चाहिए कि वो वैल्यू जहां पर इंटेंसिटी हाफ हो रही है तो इंटेंसिटी के हाफ होने को आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 0.5 आई नॉट। सो I2 की वैल्यू दैट इज 0.5 आई नॉट, ये भी आपको गिवन है। तो ये तमाम वो चीजें जो आपको दे दी गई हैं। अब रिक्वायर्ड में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। रिक्वायर्ड में आपको फासला चाहिए यानी x2 की वैल्यू रिक्वायर्ड है, यानी वो दूसरी थिकनेस है ये जहां पे इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। x2 इज व्हाट यू नीड। अब फाइनली हम आ गए हैं सोल्यूशन की जानिब, और सोल्यूशन को देखने से पहले जरा वो फॉर्मूला रिकॉल कर लें जो मैंने आपको फॉर्मूला ड्यूरिंग द क्लास बताया हुआ है। उस फॉर्मूले में हमने देखा था कि अगर कोई भी गैमा रेडिएशंस किसी सॉलिड में दाखिल होती हैं तो आपने पढ़ा था कि उनकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। और वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला जो हम यूज करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट केस के लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट केस के लिए ये फॉर्मूला सिंपल लिखता हूं, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करके लिखता हूं। I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस म्यू इनटू एक्स। डियर स्टूडेंट्स ये म्यू क्या था? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट था, मैंने आपको बताया हुआ है। ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर भी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर भी। इस वक्त हमें इस म्यू की वैल्यू नहीं गिवन, इस म्यू की वैल्यू का हमें कोई इल्म नहीं इस वक्त, हमें ये भी कैलकुलेट करनी है अपने सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो चलिए जी शुरू करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। पहले केस में आई की वैल्यू है 0.4 आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट
ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस आई नॉट को आई नॉट से कैंसिल करूं तो मैथमेटिकली कैंसिल किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 0.4 इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स। अगर अब आप इसके लिए दोनों तरफ लॉगरिथम ले लें ताकि इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से आपकी जान छूट जाए, तो लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ 0.4 is equals to natural log of e raised to the power minus mu x। आप जानते हैं कि जब कोई भी एक्सपोनेंट लॉग में हो तो उसे शुरू में लिखा जा सकता है लॉग ऑफ 0.4 लें। डियर स्टूडेंट्स, log of 0.4 will become minus 0.916 और ये एक्सपोनेंट शुरू में आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस म्यू एक्स लॉग ऑफ ई। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरल लॉग ऑफ ई है ये 1 होता है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस 0.916 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी 0.916 इज इक्वल्स टू म्यू एक्स। चलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो पहला केस है तो x 1 आ जाएगा। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब हम सेकंड केस में भी कुछ वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं सेकंड केस में हमारी इक्वेशन किस तरह से बनेगी। तो चलिए जी, सेकंड केस के लिए भी यही इक्वेशन लिखते हैं, i इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स। और सेकंड केस में आपको वो इंटेंसिटी चाहिए जो हाफ हो चुकी है मैक्सिमम का, यानी कि 0.5 आई नॉट। डियर स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स के इक्वल। आई नॉट से कैंसिल कर देंगे, 0.5 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स। अब अगर आप फिर से लॉगरिथम ले लें दोनों तरफ तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स। स्टूडेंट्स सॉल्व करें, लॉग ऑफ 0.5 की वैल्यू देखें तो ये 0.693 आती है, माइनस 0.693 इज इक्वल्स टू, ये जो एक्सपोनेंट है शुरू में आ जाएगा माइनस म्यू एक्स 2 लिख रहा हूं अब ये सेकंड केस के लिए, इनटू लॉग ऑफ ई। अब लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 है, माइनस 0.693 इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स नॉट लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1, माइनस माइनस से कैंसिल हो चुके। और डियर स्टूडेंट्स, अब ये बन चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, 0.693 इज इक्वल्स टू म्यू x2। सो दिस इज फाइनली इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है। ऐसा करें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 1 ऑन 2। सो मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैं करने क्या जा रहा हूं, डिवाइडिंग 1 on 2. So dear students, what I will get something like this, 0.916 over 0.693 और इस तरफ आ जाएगा म्यू x1 ओवर म्यू x2। ये म्यू को म्यू से कैंसिल करते हैं और जरा नीचे चलते हैं। अब हमारी इक्वेशन कुछ बन जाएगी कुछ इस तरह से, 0.961 divided by 0.693 is equals to x1 over x2। Dear students, do a little cross multiplication। तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस टर्म को सामने ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें x1 के साथ और इस टर्म को इस सारी टर्म के नीचे ले जाकर डिवाइड कर दें, तो x2 would finally will become 0.6, this was 693, all right। so ये हमारा जो 693 है as it is आ गया, 693 into x1 divided by, से डिवाइड करने लगे हम 0.961 पर। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस
x1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते तो x2 किसके इक्वल आ जाएगा 0.693। x1 के लिए x1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू 5 मिलीमीटर थी तो 5 इंटू 10⁻³ और नीचे डिवाइड कर दिया इसको 0.961 के साथ। डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.78 इंटू 10⁻³ ऑब्वियसली ये मीटर्स में, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी मिलीमीटर्स में वैल्यू क्या निकल आएगी 3.78 मिलीमीटर्स। तो फाइनली यही हमारे उस डिस्टेंस की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स जहां पर जो इंटेंसिटी है वो इनिशियल का हाफ रह जाएगी। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ आ चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, होप सो इट इज क्लियर टू यू। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे सामने मौजूद है चैप्टर का 9th क्वेश्चन 21.9। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है द रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि हमारे रेडिएशंस की बात की जा रही है। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर सोर्स का फासला बढ़ता जाए तो फासले के स्क्वायर के साथ रेडिएशन डिक्रीज करती है। दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। So if the count rate at the distance of 1 millimeter from the गीगर काउंटर is 360 काउंट्स, यानी कि अब अगर फासला 1 मीटर का हो तो जो गीगर मुलर काउंटर काउंट्स डिटेक्ट कर रहा है वो 360 काउंट्स हैं। What will be the count rate at 3 meters from the source? स्टूडेंट्स इस सवाल को सॉल्व करने से पहले जरा कैलकुलेशन रफली करके एक आंसर को प्रिडिक्ट करते हैं। आप कहेंगे फासला हमने 1 मीटर से 3 मीटर्स का, यानी फासला 3 गुना बढ़ा है तो 3 का स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट्स 9। अब इंटेंसिटी 9 टाइम्स कम होनी चाहिए, यानी अब जो जवाब आएगा वो हमारा 360 डिवाइडेड बाय 9 के इक्वल होगा। चलिए इस सवाल को अब हम गिवन की सूरत में सबसे पहले लिखते हैं। तो गिवन में सबसे पहली चीज क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल काउंट रेट या इनिशियल इंटेंसिटी I1 कह दीजिए इसे, दैट इज 360। I2 हमें फाइंड आउट करनी है तो I2 को यहां पर लिखेंगे नहीं। और दूसरी चीज हमारे पास जो गिवन है दैट इज D1, पहला डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर। D2 भी हमें गिवन है दैट इज डियर स्टूडेंट्स 3 मीटर्स। तमाम चीजें आ चुकी हैं, अब हम रिक्वायर्ड की जानिब आते हैं। अब रिक्वायर्ड में आपको वो सेकंड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वो सेकंड काउंट रेट फाइंड आउट करना है जो 3 मीटर्स के ऊपर हमें हासिल हो रहा होगा जीएम काउंटर में, यानी I2, वी नीड I2। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स कैसे होगा, आप इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि आपको गिवन क्या है, इसकी जो असल थीम है, जो असल प्रिंसिपल है वो क्या गिवन है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अगर तो यहां तक आप आ चुके हैं तो फिर अब आप एक इक्वेशन बना लीजिए। अब आप लिख सकते हैं I1 ओवर I2 इज इक्वल्स टू D2 का स्क्वायर ओवर D1 का स्क्वायर। इनवर्स रेशियोज है ना स्क्वायर के साथ, तो बिल्कुल ये लिखी जा सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये रेशियो समझ आ चुकी है कहाँ से है ये, अगर ये रेशियो नहीं समझ आई तो चलिए इस रेशियो का थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको फर्दर क्लियर कर देता हूँ। I1 इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा तो आ जाएगा सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R या D। अब क्योंकि हम D यूज कर रहे हैं तो हम यहां पे लिख लेते हैं D का स्क्वायर। इसी तरह से I2 के लिए भी ये लिखेंगे कांस्टेंट ओवर D2 का स्क्वायर। यहां पर D1 था, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी I1 ओवर I2 इज इक्वल्स टू, पहले वाली इक्वेशन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट ओवर D1 का स्क्वायर। इस पूरी टर्म को डिवाइड करना है हमने कांस्टेंट ओवर D2 के स्क्वायर पे। अब डियर स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं
कि अगर तो डिवीजन के बाद फ्रैक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल लेके उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया जा सकता है। तो ये बन जाएगा I1 ओवर I2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर D1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय D2 का स्क्वायर ओवर दैट सेम कांस्टेंट। अब आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो मैंने डायरेक्टली ऊपर लिख दी थी, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो मैंने ये इक्वेशन इस तरह से सॉल्व कर दी आपके लिए आपके सामने, ताकि आपको पता चल जाए कि ये फॉर्मूला जो मैंने ऊपर इनिशियली लिख दिया था वो कहाँ से आया। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इसमें और कुछ नहीं करना। सो इनिशियल जो काउंट आपको गिवन है वो 360 है इनिशियल इंटेंसिटी, और I2 आपको फाइंड आउट करनी है, उसे x कहते हैं। D2 3 का स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, और D1 इज 1 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू विल डू जस्ट द लिटिल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी जगह इधर ले आए और 3 के स्क्वायर को इसकी जगह पर यहाँ ले आए, जस्ट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। सो x किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो वही बात आ गई जो हमने प्रेडिक्ट की थी। तो डियर स्टूडेंट्स ये 360 डिवाइडेड बाय 9 सिर्फ 40 काउंट्स पर मिनट्स बनते हैं। सो जो चीज़ आपने प्रेडिक्ट की थी वही आंसर एज इट इज आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स होप्स हो कि अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट्स फाइनली अब हमारे सामने चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल 10th न्यूमेरिकल 21.10 मौजूद है। A 75 kilogram person receives a whole body radiation dose of 24 millirad delivered by alpha particles for which the relative biological effectiveness factor is 12. Calculate the absorbed energy in joules, एक बात, and the equivalent dose in rem. डियर स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक केस स्टडी भी आप कह सकते हैं कि एक शख्स है जिसे 25 मिलीरैड की डोज मिल रही है और ये डोज 75 किलोग्राम्स पर्सन को अल्फा पार्टिकल से मिल रही है, और अल्फा पार्टिकल्स का रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर भी दे दिया गया है 12। तो आपको पहले तो बताना है कि इस 24 मिलीरैड की डोज में उसने एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की और उसका इक्विवेलेंट डोज इन रेम क्या निकलता है। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर के जो आपने इस टॉपिक में इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अप्लाई करने हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हमेशा की तरह हम लिखेंगे गिवन में डियर स्टूडेंट्स हम मास लिखेंगे उस पर्सन का विच इज 75 किलोग्राम्स, और उसके बाद फिर जो रेडिएशन की डोज वो एब्जॉर्ब करे विच इज 24 मिली रैड। स्टूडेंट्स ये जो 24 मिली रैड है आप इसे कन्वर्ट करें ग्रे के अंदर। डियर स्टूडेंट्स ये 24 मिली रैड को हम 24 इंटू 10 टू द पावर -3 रैड लिख सकते हैं। अब जरा रिकॉल कीजिए, आपने पढ़ा हुआ है कि रैड एक छोटा यूनिट है, 1 रैड इज इक्वल्स टू 0.01 ग्रे। ये बात मैंने ड्यूरिंग द टॉपिक भी आपको बताई थी। तो डियर स्टूडेंट्स इसी फैक्टर को, कन्वर्जन फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए हम इस डोज की वैल्यू को ग्रे के अंदर कैलकुलेट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो 1 रैड अगर 0.01 ग्रे के इक्वल है तो 24 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 रैड्स किसके इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसे यहाँ पर भी 0.01 के साथ भी 24 इंटू 10 रेज टू पावर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 ग्रे। हमारे पास डोज की वैल्यू हमारे ऐसे यूनिट्स में आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स। सो मैस आ गया, डोज की वैल्यू आ गई, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर 12 वो भी लिख लिया हमने। अब आ जाते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के रिक्वायर्ड की तरफ। रिक्वायर्ड में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमसे दो चीजें पूछी गई हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज पूछी जा रही है कि जल्दी से बताइए एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इन जाउल्स क्या। तो पहला काम हमने एनर्जी को कैलकुलेट करना है, और दूसरा काम डियर स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट डोज डीई को कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्क्रीन की पार्टीशन करते हैं और सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, डोज इज इक्वल्स टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मास E/m।
तो डियर स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूले से ई किसके इक्वल आ जाएगा, डोज इनटू द मास। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से अगर आप मास और डोज की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं। डोज इज 24 इंटू 10⁻⁻5। तो आपने डोज की वैल्यू पुट कर दी, अब मास की वैल्यू 75 पुट कर दीजिए, तो आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है पूरी बॉडी में वो आ जाएगी जो तकरीबन 18 इंटू 10⁻³ जाउल्स, यानी कि 18 मिली जाउल्स के इक्वल आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एनर्जी भी आ गई आपके पास जो वो शख्स एब्जॉर्ब कर रहा है। अब फाइनली आपने इक्विवेलेंट डोज कैलकुलेट करना है। सो दिस वाज द ए पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बी पार्ट। हम फिर से स्क्रीन की पार्टीशन करते हैं और यहाँ पर बी पार्ट की हेडिंग देते हैं। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट डोज की। सो एक हेडिंग दे देते हैं इक्विवेलेंट डोज की डियर स्टूडेंट्स। तो आप जल्दी से इसके हवाले से फॉर्मूला भी लिखते हैं जो आपको पता है, दैट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट डोज इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय द रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स आपको डोज में वैल्यूज भी पता है और रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर की वैल्यू भी पता है। तो डोज की वैल्यू है 24 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय आर बी ई फैक्टर। आर बी ई फैक्टर की वैल्यू 12 है। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो एब्जॉर्ब डॉज और रिलेटिव बायोलॉजिकल फैक्टर्स को रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 2.88 इंटू 10⁻³ साइवर्ट्स का आंसर आता है। आप जानते हैं कि एब्जॉर्ब डॉज का यूनिट साइवर्ट है। डियर स्टूडेंट्स आप इसे यूं भी लिख सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि एब्जॉर्ब डॉज इज इक्वल टू 2.88 मिली साइवर्ट्स। डियर स्टूडेंट्स लेकिन हमसे जो जवाब है वो रैम के अंदर मांगा गया है और आप जानते हैं कि रैम एक छोटा यूनिट है और आपने ये कैलकुलेशन पढ़ी भी हुई है कि 1 रैम इज इक्वल्स टू 0.01 साइवर्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स फिर प्रॉब्लम क्या है, जल्दी से दोनों तरफ इसे 2.88 इंटू 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करें और देखें क्या आता है हमारे पास। माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 21.36। माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आखिरी 6 न्यूमेरिकल्स मैंने इस तवील से लेक्चर में आपके सामने रखे हैं आप तक पहुँच चुके हैं और आपने इन सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एक दफ़ा अपने हाथ से प्रैक्टिस भी कर ली है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को खुद से एक दफ़ा सॉल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी बुक ख़त्म होती है और आपकी कामयाबी के लिए ढेर सारी दुआएं हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपके हामी और नासिर हों। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।